मैं पथरा गया था और फटी फटी आंखों से अफशा को देख रहा था, क्योंकि अफशा ने जो कुछ भी अभी कहा था वो आवाज़ माशा की थी और मैं माशा की आवाज़ को मरने के बाद तक पहचान सकता था। हाँ, माशा मेरी आतिशज़ादी ही थी और जिनज़ादी ऐसा बिल्कुल कर सकती है। ये मैंने पहले सुन रखा था कि जिन जो होते हैं वो इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं और इंसान पर मुसल्लत होकर वो इंसान से अपनी मर्जी के काम भी करवा लेते हैं, और माशा ने भी अभी यही किया था। लेकिन अब मैं क्या करता, और मैंने फिर जल्द ही फैसला कर लिया। फैसला करने में मुझे कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी मोहब्बत, मेरी दिलोजां माशा कह रही थी कि मुझे उसके साथ चलना है। तभी वो कहने लगी कि उसके पास इस वक्त बहुत कम है और उसे और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से फरार होना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। कहने लगी, शाजिल, जिंदगी बहुत मुख्तसर है जिसे हम दोनों अकेले अपनी दुनिया में गुजारेंगे शाजिल। मैं उसकी बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया था। मैंने कहा, माशा, मैं इक़्तिदार का एहतराम करता हूँ, मैं इज्जतों का मुहाफिज भी हूँ और मैं कोई डाकू नहीं हूँ। माशा, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए मौका निकाल कर आई हो और मैं नाज़िम अरसलान यानी तुम्हारे वालिद को धोखा देकर इस वक्त तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन माशा, तुम नहीं जानती, तुम्हारे वालिद नाज़िम अरसलान ने हर जगह मेरी मदद की है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा माशा, तुम वापस चली जाओ। मैंने तो कभी माशा तुम्हारी तलब ही नहीं की, मैंने तो हमेशा से ही तुम्हारी मोहब्बत को अपने सीने में, अपने दिल में छुपा कर रखा है माशा। गर्मी और धूप से मैंने उसे बचाया है। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं शाजिल, देख लो, ये आखिरी मौका है, शायद दोबारा शाजिल मैं ऐसा ना कर पाऊँ और इसका मौका ही हमें ना मिल सके। माशा, तुम जब भी मुझसे ये बात कहोगी कि हम भाग चलते हैं या कुछ भी ऐसे काम करने के लिए कहोगी, तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माजरत कर लूँगा और मैं यही कहूँगा माशा कि मुझे नाज़िम अरसलान से भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि तुमसे है। मैं अगर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता माशा, तो मैं नाज़िम अरसलान को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। उन्होंने हर जगह मेरी मदद की है और हर जगह मुझे बचाया है। जाओ माशा, जाओ। ये बुरी बात है, अफशा का बदन चुराकर तुम मेरे पास आई हो। अगर किसी ने देख लिया तो बेचारी अफशा के लिए बहुत बड़ी परेशानी, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अफशा के बदन से तुम फौरन निकल जाओ माशा। अफशा खामखा हम दोनों की वजह से बदनाम हो जाएगी। माशा मायूसी से वापस मुड़ गई और मैं उसे अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखता ही रह गया। अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि मेरा कद अब खुद ब खुद ही बढ़ता चला जा रहा हो। मुझे एक फख्र और एक गुरूर महसूस हुआ, लेकिन मैं फिर भी खुश था। बहुत देर तक मैं बहुत खुश था। मेरे दिल पर एक बोझ सा पड़ने लगा। शोआ मेरी जिंदगी थी, मेरी मोहब्बत थी और वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी थी। उसकी आंखें छीन ली गई हैं, वो आंखें जिनका तिलिस्म मेरे लिए सरमाया है, जिनमें मेरी ज़िंदगी और उसका हुस्न दोनों ही सिमटे हुए थे। मैं काफ़ी देर तक उसके बाद सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैंने गलत किया माशा के साथ? क्या वाकई मुझे माशा का साथ दे देना चाहिए था? मैं बेचैनी से अपनी रिहाइश गाह में टहलने लगा। तभी अचानक मेरी नज़र दीवार पर लगे हुए तुगरे पर पड़ी। उस पर कलामे इलाही की एक आयत लिखी हुई थी, जिसका तर्जुमा कुछ ये था, अगर तुम इसार करो, नेकी करो तो उसको इस्तेकाम बख्शो और उस पर कारबंद रहो, ताकि तुम्हारी वो नेकी पायदार हो और तुम्हारे खुलूस का मज़हर हो। इस आयत को मैं बार बार पढ़ता रहा। फिर मेरा दिल चाहा जब तक मेरा होश साथ रहे इस आयत का ही विर्द मैं करता रहूं। मुझे सुबह होने का तो एहसास ही ना हुआ। सुबह होने तक मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और इस आयत का लगातार मैं अपनी जुबान से विर्द करता रहा। जब सूरज की किरणें मेरी पेशानी को छूने लगी तो मैं वहां से हटा। अगली रात जब हुई तो मेरा दिल घबराया और मैं बाहर चहलकदमी के लिए हवेली के बाहर निकल आया। अफशा के कमरे की तरफ मेरा किसी भी तरह का कोई इंटेंशन ही रुख नहीं था। बस मैं उधर से निकल रहा था कि अचानक मैंने दूर से देखा अफशा को। वो एक सियाह रंग की चादर ओढ़े चोरों की मानिंद एक तरफ कहीं जा रही थी। मैं हैरान हो गया और मेरा डर अचानक से उभर आया कि इसका रुख कहीं मेरे कमरे की तरफ तो नहीं है, कहीं ये मेरे कमरे की तरफ तो नहीं जा रही। लेकिन उसका रुख मेरी तरफ यानी मेरे कमरे की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उसका रुख तो मुलाजिमों के क्वार्टर की तरफ था, जहां मुलाजिम रहा करते थे। वो बड़ी ही एहतियात से चल रही थी चोरों की मानिंद और फिर वो क्वार्टर के पास, जो मुलाजिम का क्वार्टर था, उसके पास जाकर रुक गई और खिड़की के अंदर झांकने लगी। तभी उसी वक्त एक साया बाईं तरफ से नमूदार हो गया और मुझे सुतून की आड़ लेना पड़ी। अफशा भी पलटकर उसी साये की तरफ देखने लगी। आने वाला भी अफशा के करीब अब पहुंच चुका था।
मुझे ये उन्हें देखकर महसूस हुआ कि अफशा उसे देखकर ना तो हैरान थी, ना ही उसने वहां से जाने की कोई कारगर कोशिश की थी। तब मैंने पहली बार उस साये को देखा। वो तो एक शख्स था, उलझे बालों वाला एक हसीन सा नौजवान था। चेहरा उसका बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस वक्त वो परेशानी का शिकार लग रहा था। लिबास भी उसका आम सा ही था। करीब पहुंचकर उसने कहा, अफशा क्या कर रही हो यहाँ? तो अफशा कहने लगी, कुछ नहीं, तुम कहाँ चले गए थे? तो वो कहने लगा, बस ऐसे ही, मैं मोहब्बत की तलाश में निकल जाता हूँ। अफशा पहले तो खामोश खड़ी रही, उसके बाद उसने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम अपने आप को संभालोगे नहीं सद्दाम? मैंने ये नाम जब अपने ज़ेरे लब दोहराया तो ये तो एक अजनबी किरदार था जो कि इस हवेली से कोई वास्ता तक नहीं रखता था मेरे आने से पहले। इस शख्स को मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देखा था और यहाँ आने के बाद भी पहली बार ही देखा था इस हवेली में। मुलाजिमों पर तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में गौर ही नहीं किया था। बहरहाल वो नौजवान कहने लगा, जितनी महरूमियाँ अफशा मेरी ज़िंदगी में है वो मुझे मिलकर ही रहेंगी और उन्हें हासिल करना ही अब मेरी ज़िंदगी का मकसद है अफशा। तभी अफशा बोली, सद्दाम मुझे सुकून की दुनिया में यहाँ से चुरा कर ले चलो, अपनी आगोश में मुझे ले चलो सद्दाम। आओ सद्दाम मेरे साथ चलो। उसके बाद अफशा और सद्दाम दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे चले गए, जिसका तना बहुत ज्यादा मोटा था और उसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थी। सद्दाम कहने लगा, अफशा हमने वादे किए थे एक दूसरे से कि हम एक साथ मोहब्बत का पौधा लगाएंगे, मोहब्बत को परवान चढ़ाएंगे और उसे दरख्त बना देंगे, ऐसा दरख्त जिसे कोई कांटे से ना कटे। लेकिन क्या करूं अफशा, मैं बहुत हकीर हूँ। अफशा ने उसके लब पर हाथ रखा और कहने लगी, नहीं सद्दाम, हकीर तुम नहीं, हकीर तो मैं हूँ। तुम्हारे बारे में तो सद्दाम दुनिया जानती है कि तुमसे तुम्हारी शख्सियत ही छीन ली गई और मुझे मेरे गुरूर की सजा मिली है। मुझे पता चल गया है सद्दाम कि इस कदर मैं हकीर हूँ कि मैं तुम्हें पा तक ना सकी, और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैं कितनी हकीर हूँ कि ज़हरो जवारात के जो ढेर हैं वो मुझसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं मेरे घर वालों में, मेरे वालिदों में। मैंने खुद को बुलंद समझा था सद्दाम, लेकिन तुम ज़रा देखो गौर से कि मेरे सौदागर मुझे कितना सस्ता समझते हैं। मैं तो बहुत सस्ते में बिक जाऊंगी सद्दाम। मेरे बाप को अगर मेरी कीमत वसूल हो गई और अगर वो मुझे फ़रोख्त करने में ही खुश हैं तो मैंने सोच लिया है सद्दाम कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगी, अपनी ज़िंदगी को मौत तक ले जाऊंगी। तो सद्दाम कहने लगा, क्या कह रही हो अफशा, तुम खुदकुशी कर लोगी? तो वो कहने लगी, हाँ, और तुमको मेरे पीछे भी आना होगा सद्दाम। तुम समझ रहे हो ना सद्दाम मैं क्या कह रही हूँ? मैं यही मंसूबा बनाने के लिए तो यहाँ आई हूँ सद्दाम। तभी सद्दाम बोला, खुदा के लिए अफशा ऐसा हरगिज ना करना। तभी अफशा कहने लगी, देखो सद्दाम, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे पास और ख़ासकर मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा तो है ही नहीं। तभी सद्दाम बोला, लेकिन अफशा ये गलत है, मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक के मुश्किल के आखिरी लम्हात बिल्कुल हमारे करीब ना आ जाएं, जब तक ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास कोई रास्ता ना बचे, ये फैसला तुम हरगिज ना करना अफशा, जो आखिरी फैसला हो। जब तुम्हारी सांस खत्म होगी और मेरी सांस खत्म होगी तो दामन अपने आप ही छूट जाएगा। क्या तुम मुझसे इस बात का वादा कर सकती हो अफशा? तभी अफशा बात काट कर बोली, ठीक है सद्दाम, मैं अब चलती हूँ। इस वक्त से पहले किसी और बात का इजहार हो जाना बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहेगा हम दोनों के लिए। अपने आप को तुम संभाले रखना अफशा, और जो मुझसे कहा है वही करना। वादा किए बिना ही अफशा वहां से इसके बाद पलट पड़ी और सद्दाम उसे देखता ही रह गया। वैसे तो किसी की बात में इस तरह से घुसे रहना और किसी की चोरी छुपे बात सुनना, किसी के मामले में रुकावट पैदा करना बहुत गलत बात है। किसी इंसान को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो आया ही यहाँ था, बिला वजह मैं अपने रास्ते तर्क करके इस घर में आ गया था। इसमें कोई भी जर्रा बराबर भी शक नहीं था कि यहाँ का, इस हवेली का और यहाँ के रहने वाले लोगों का जो माहौल था वो बड़ा ही दिलचस्प था, और यहाँ के जो अफराद थे वो भी बड़े अजीब से ही अफराद थे। माशा मुझे यहाँ एक अजीब ही रूप में मिली, वो भी अफशा के अंदर। यहाँ पर मुझे शहरयार मिला जो कि मेरा एक अच्छा दोस्त बन चुका था। यहाँ पर आकर एक एहतशाम नामी दिलचस्प और अजीबोगरीब शख्सियत भी मुझे देखने को मिल गई थी। उसके बाद अफशा का ये अजीबोगरीब मामला जो सद्दाम के साथ चल रहा था ये भी मैंने देखा, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां थी जो मेरे सुपुर्द की गई थी। मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी इस हवेली में, जो गयास साहब के ज़ेरे निगरानी मुझे सर अंजाम देना पड़ेंगी। मैं ये भी साफ तौर पर नहीं कह सकता था कि मैं यहाँ पर हराम खोरी कर रहा था। एक नौकरी सी ही मेरी भी कैफियत थी, यहाँ पर मैं नौकरी ही कर रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सद्दाम है कौन? अफशा की शख्सियत जो थी वो मेरे लिए तो बड़ी पुरवकार थी। अगले दिन मैंने सोचा
कि मुझे अब सद्दाम नामी उस शख्स से, उस नौजवान से मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि वो एक खूबसूरत नौजवान था और उसकी पर्सनालिटी से वो एक सादा इंसान भी और सीधा साधा इंसान लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि उससे मुलाकात करने से पहले शहरयार से मैं बात करूंगा कि सद्दाम नामी शख्सियत कभी इस हवेली में हुआ करती थी या फिर अफशा इससे कहीं और मिली थी। दूसरे दिन जब मुझे शहरयार मिला तो शहरयार और हम दोनों घूमते फिरते हवेली से बाहर निकल आए थे। बातों ही बातों में मैंने वो मौजू निकाल लिया कि शहरयार, यार जरा एक बात बताओ, उस सामने वाले मुलाजिमों के क्वार्टर में आखिर कौन रहता है। शहरयार ने मेरे इशारे की तरफ देखा, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था कल रात को अफशा और सद्दाम को मैंने उसी क्वार्टर के पास देखा था। शहरयार इशारा समझकर कहने लगा, वहाँ तो सद्दाम रहता है। क्यों, क्या बात है शाजिल, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार शहरयार। शहरयार कहने लगा, यार वो तो सद्दाम है, उसके पीछे एक निहायत दर्दनाक कहानी है। मैं बैठे बैठे अपनी जगह से उठ गया तो शहरयार चौंक कर कहने लगा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मैं उसके कहने पर बैठ गया तो वो कहने लगा, शाजिल, सद्दाम का इन हवेली वालों के साथ एक गहरा रिश्ता है। अब क्या होगा? क्या सद्दाम कोई ऐसा शख्स है जिसे शाजिल की मदद की जरूरत है? क्या शाजिल अफशा और सद्दाम की मदद कर उनकी मोहब्बत को एक करवा सकेगा? अब माशा का क्या होगा? शाजिल ने माशा को रवाना तो कर दिया, क्या माशा उसका इम्तिहान लेने आई थी? क्या वाकई में माशा उसके साथ जाना चाहती थी या फिर नाज़िम अरसलान ने ही माशा को भेजकर उसका इम्तिहान लिया था? आगे क्या होगा, कैसे वो माशा को हासिल करेगा और अफशा और सद्दाम का क्या होगा, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।